और हम चूँकि हरियाणा की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप इस चुनाव के ऊपर भी अपनी टिप्पणी दें। हरियाणा में जो कल नायब सिंह सैनी साहब हमारे साथ थे, वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार तीसरी बार आ रही है। तो तीसरी बार लाने के लिए जो इंजन में ऑयल पानी है वो ठीक है? देखिए, हरियाणा में चुनाव है, मैं भी एक क्षेत्र में मुझे भी काम दिया है पार्टी ने। जब मैं जाता हूँ क्षेत्र में तो एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है कि जो बिना पर्ची के और बिना खर्ची के जो नौकरी दी है ना, वो लोग फील्ड में बोल रहे हैं कि भाजपा का शासन अच्छा है। इसका मतलब डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस अगर कोई सरकार अच्छा करती है तो उसकी आवाज़ जनता के बीच में जाती है, और जब उसकी आवाज़ का प्रचार प्रसार होता है अच्छा, और एक वातावरण बन जाता है, और जैसा मुझे लगता है बनेगा, अब धीरे धीरे बनने लग गया। और मुझे लगता है कि नायब सैनी साहब ठीक ही बोल के गए हैं, हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं हरियाणा में। लेकिन इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक अगर देखें अर्जुन राम मेघवाल जी, तो अभी गडकरी जी भी कह के गए कि भाई वो उनके क्षेत्र में संविधान बदल देने का जो नैरेटिव है वो ऐसा चला जिसका नुकसान भी हुआ। संविधान का बदलना और जाति जनगणना, ऐसा लगता है कि जिन विषयों को हम आज से 15-20 साल पहले छोड़ आए थे वो वापस से आगे सामने खड़े हैं, और वापस में जो राजनीतिक बहस है वो यही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं, वो फेक नैरेटिव के मामले आए थे 2024 के चुनाव में। अब जैसे संविधान कौन बदल रहा था? जाति जनगणना। एक मिनट, संविधान कौन बदल रहा था? कोई नहीं बदल रहे थे ना, लेकिन ये कांग्रेस ने चलाया। लेकिन काठ की हंडी एक ही बार चढ़ती है प्रणय जी, बार बार नहीं चढ़ती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे कोई चुनाव में सबको पता लग गया कि ये झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे इन्होंने कांग्रेस के और कांग्रेस के साथी दलों ने लगाया, ये समझ में आ गया उनके। पर जाति जनगणना का जो मुद्दा है, इस बार की जो सेंसस होगी, जनगणना होगी, उसमें जाति जनगणना का विषय, आप वो आंकड़ा जो कलेक्ट किया जाता है वो जाहिर भी होगा। देखिए, जाति जनगणना का जो आंकड़ा इन्होंने 2011 के सेंसस में किया, फिर क्यों नहीं बाहर निकाला जी? जब इतना ही प्रेम था तो ये इतना ही इनको राहुल गांधी जी को प्रेम था तो वो तो शासन में थे ना उस समय, क्यों नहीं बाहर निकाला? तो आप तो फाइल देखिए, जाति जनगणना में जो सिस्टम बना हुआ है, बीच में ये थोड़ा डिले हुआ कोविड के कारण, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति उसका कॉलम है, उसका एक परफॉर्म है, उस परफॉर्म के अनुसार ही जाति की जनगणना होती है जी, ये सेंसस होती है। लेकिन अब तो जाति विदिन जाति, कोटा विदिन कोटा, ये सारी जो बहस है ये अब चल रही है। कुछ नहीं है, वो सत्ता में आने के लिए अपना जो स्टैंड है कांग्रेस का, उसको उन्होंने चेंज किया है। 1951 से मैं बात करूं, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब इस्तीफा दिया था, बाबा साहब ने, तब भी उन्होंने कहा था कि नेहरू जी आपने ओबीसी का कमीशन नहीं बनाया इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। 5 कारण गिनाए थे उन्होंने, उसमें एक कारण ये भी था। उसके बाद काका कालेलकर की कमेटी आई, उसको उन्होंने कोई दबा दिया, कोई काम नहीं किया, फिर मंडल कमीशन आया, ये शासन में थे ना। तो अब कैसे ओबीसी प्रेम उमड़ गया इनका इतना ओबीसी जातियों को लेकर के? उस समय क्या कर रहे थे? और जो राजीव गांधी जी जो इनके पिताश्री हैं, रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, फ्लोर पे बोले हैं राहुल गांधी जी को अपने पिताजी का भाषण पढ़ लेना चाहिए। लोकसभा के फ्लोर पे बोले हैं मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हूं, मैं ओबीसी के, जो ओबीसी और इनके एससी और एसटी के कल्याण की बात करते हैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं। बिल्कुल बोले हैं। क्या बुद्धू लोगों को रिजर्वेशन दे दोगे क्या? यहां तक बोले हैं, ये पढ़ लेना चाहिए उनको फ्लोर पे। अब कहां से अचानक उनको प्रेम उमड़ पड़ा? तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कुछ अतीत में गलतियां हुई, हम काय की गलतियां? 51 से गलतियां, 51 से 51 काका कालेलकर समिति, फिर मंडल कमीशन, फिर आपका राजीव गांधी का फ्लोर पे भाषण, ये गलतियां हैं। उनका स्टैंड था ये। अब उन्होंने अपना स्टैंड राजनीतिक फायदे के लिए किया है, जनता सब जानती है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे सहयोगी भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। अगर ऑडियंस के बीच में कोई सवाल हो जो अर्जुन राम मेघवाल जी से पूछना चाहते हैं। जी 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 विनोद सर, आप। जी मेघवाल जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, बस
मैं एक कारण जानना चाहता हूँ कि जिस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, लोकसभा चुनाव में क्या कमी रह गई कि आप 11 सीटें हार गए? विनोद जी, ये तो अब राजनीतिक प्रश्न है। ये बात ठीक है आपका कहना कि हमने विधानसभा चुनाव में हमने सरकार बनाई थी और 115 हमारी 200 में से सीटें आई थी। कुछ स्थानीय कारण बन जाते हैं, हर चुनाव का स्वरूप भी अलग होता है और इशू भी अलग हो जाते हैं। तो जब लोकसभा का चुनाव आया तो इसमें इशू 2-3 अलग हो गए, वो है फेक नैरेटिव के और कुछ नहीं है। उसके कारण हमें नुकसान हुआ। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये फेक नैरेटिव वाला मामला काठ की हांडी जैसा है, वो एक ही बार चढ़ता, बार बार नहीं चढ़ता। सर, 2 विषय आपकी सरकार ने हवा दिया। एक तो एनजेएसी का मामला, वो किसका? एनजेएसी का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और दूसरा यूसीसी का। क्या इस पर अब उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो 240 वाली सरकार है वो अब आगे इस पे काम करेगी? इस सत्र में हमें इन दोनों विषयों पर लगता है कि भारत को एक मिल जाएगा दिशा? देखिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कोई हवा का विषय नहीं था। हम एक बिल लेके आए थे लोकसभा में, इसने सर्वसम्मति से पास किया। सर्वसम्मति बोल रहा हूं शब्द, अपोजिशन के भी बहुत लोग रहे होंगे ना। सर्वसम्मति से पास किया, राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पास किया, आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं ने पास किया। फिर ये जुडिशियल रिव्यू के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। तो हमारी सरकार की कहां गलती है भाई? जुडिशियल रिव्यू का अधिकार संविधान में दिया हुआ है। अब उसमें एक एसओपी का मामला चल रहा है, उस दिशा में हम काम आगे कर रहे हैं और हमारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट के मामलों में भी हम तेजी लेके रख के आ रहे हैं। प्रक्रिया कोई भी हो, लेकिन हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट के मामले में तेजी ला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की आज जितनी जजेज हैं, जितने जो टोटल भरे हुए हैं। दूसरा, आपने यूसीसी का मामला उठाया। यूसीसी का मामला भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जनसंघ के जमाने से है, हवा देने का विषय ही नहीं है। धारा 370 समाप्त करना, प्रभु श्री राम का मंदिर बनाना और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमारे एजेंडे के ही पार्ट थे। नहीं, एजेंडा में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के ही पार्ट रहे, 2 हमारे पूरे हो गए। मेघवाल साहब, और इस बार भी जो 2024 का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हम घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो कहते हैं, उसमें यूसीसी डाला हुआ है ना भाई। लेकिन जब चुनाव में वो गारंटियों की शक्ल में आया था ना, तो गारंटी कब पूरी होगी? देखिए, आपने जब मैनिफेस्टो में डाला हुआ है, प्रधानमंत्री जी अभी लाल किले से बोल रहे थे, तो आपको प्रायोरिटी समझ में आनी चाहिए ना। मेघवाल जी नमस्ते। एक सवाल मेरा भी है। अभी मैं शशिधर बोल रहा हूँ, शशिधर पाटिल। आपने कहा कानूनी प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। बहुत सी सरकारें ऐसी हैं जो बड़ा शॉर्टकट अपनाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश कहीं अपना लेता है, कहीं उत्तर प्रदेश अपना लेता है, कहीं बिल्डिंग गिरा देता है बुलडोजर से, कहीं गाड़ी पलट जाती है। तो क्या इस तरह की भी चीज़ें होनी चाहिए क्या? इसका आप समर्थन करते हैं कानून मंत्री के रूप में? तो जानना चाह रहे सर। देखिए, कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए और शायद मुझे लगता है कोई भी सरकार काम करती होगी कानून प्रक्रिया के तहत ही करती है। अदरवाइज हमारे यहाँ कोर्ट बैठे हैं भाई, तो वो इसकी कोर्ट ने जब कहा कि वो भी अपनी व्यवस्थाएं देते हैं। बाकी सरकार कोई भी हो, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम करती है। मतलब कानूनी प्रक्रिया के तहत गाड़ी पलट रही है, कानूनी प्रक्रिया के तहत गाड़ी पलट रही है। कार्य कहाँ? उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटने नहीं, सबके कानूनी प्रक्रिया, अगर किसी को लगता है कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई पूरी, तो कोर्ट बैठे है ना। हमारे यहाँ ऐसा तो है ही नहीं। हमारे यहाँ 3 पिलर है, लेजिस्लेटिव विंग है हमारा, एग्जीक्यूटिव विंग है, जुडिशरी भी विंग है। हमारे संविधान में तीनों को ताकत दी है ना, अलग अलग। मेरा सवाल यह है कि फेक नैरेटिव की बात हो रही थी, तो सबसे ज़्यादा फेक नैरेटिव सोशल मीडिया के जरिए क्रिएट होता है। सरकार की उसके लिए क्या तैयारी है? और सोशल मीडिया के जरिए फेक नैरेटिव के लिए, उसको रोकने के लिए सरकार की तैयारी? देखिए, मीडिया किसी ज़माने में, अब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कह दीजिए, मीडिया का रूप था प्रिंट मीडिया, फिर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब आजकल सोशल मीडिया भी आ गया। अब ये मीडिया का पार्ट है। इसके कुछ चीज़ें तो जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है, अगर वो देश हित में नहीं है तो
तो उनको बैन करने का, डिलीट करने का कुछ अधिकार होता है। बाकी जनता की आवाज़ को रोका नहीं जा सकता ना, उसको जनता जवाब देती है सोशल मीडिया में। और जब मंथन होता है तो कोई चीज़ निकलती भी है इसमें, कोई जैसे अब बंद हो गया ना आपके फेक नैरेटिव वाला मामला, कुछ कम हो गया ना, तो अपना भी कम हो जाता है। लेकिन आप जब कानूनी व्यवस्था की बात कर रहे थे, कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है कि भाई बुलडोजर के जरिए न्याय नहीं हो सकता है? भाई कानून में कोई, कानून के तहत कोर्ट में कोई जाता है तो कोर्ट अपनी व्यवस्था देता है, ये संविधान के तहत ही व्यवस्था देता है। सरकार भी अपना काम संविधान के तहत ही करती है, और कोई विधानसभा और लोकसभा है वो भी अपना काम संविधान के तहत ही करती है। कोई और बताइए। सर, आप लॉ मिनिस्टर हैं सर। मैं डॉक्टर मनीष जांगड़ा हूँ, फाउंडर ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। अभी आपका क्वेश्चन तो था, हाँ, हो गया ना आपका क्वेश्चन, तो कब लेके आ रहे हैं सर? डॉक्टर आपका क्वेश्चन तो हो गया ना। मैं पूछ चुका यही ठीक, सवाल। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए सर आपका। मैं अनुरोध करती हूँ श्री हिमांशु गौतम जी से, अमर उजाला से, कि वे मंच पर पधारें और हम सब की ओर से, अमर उजाला परिवार की ओर से सर का आभार व्यक्त करें। जोरदार तालियां हो जाएं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के लिए।